Good morning, friends, and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Today is 27th of November, and we're going to discuss the articles of Hindu. Now, the articles which are important from the examination point of view and which we are going to take up for the discussion today include, firstly, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which has been amended recently, and it is important from the GS3 if you are appearing for IAS. Then we're going to talk about the India-China relations, and it is important as far as the India and its neighborhood is concerned from the GS2 point of view, and then Geographical Indicators, which is important from the GS3 point of view. Now, अगर आप IAS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन जो IAS जो KS का है, KS के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि KS मेंस का पेपर सेकंड है GS का, उसमें इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट करंट अफेयर सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज की डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं by discussing the background about the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 which has been amended recently. अब अगर इंसॉल्वेंसी की बात करें तो इंडिया में अगर हम इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें एनपीएस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तकरीबन 15% केसेस जो बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है, उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कि दैट देयर इज़ एन एनपीए, दैट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच मीन्स कि आप बैंक्स जो है वो लोन लेते तो है, बैंक्स जो है वो लोन देते हैं कंपनीज को, लेकिन कंपनी जो है वो फिर टाइम पे उस लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह है या जो उसकी मतलब किस्तें होती हैं वो लौटा नहीं पाती है because of certain reasons, because of मतलब it could be because of demonetization, it could have been because of GST implementation, or it could have been because the growth of the companies currently is less, demand जो है companies की कम है, या वो willful defaulters है, right? तो इस ये जो NPAs की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में जो काफ़ी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, तो इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट्स आए थे, जैसे कि सारफेसी एक्ट आया था, ठीक है जी। इसी तरीके से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आए थे, DRTs। तो इन सब का यही काम था कि ये जो NPAs है, यानी कि अगर कोई लोन टाइम पे नहीं चुका पाता है या लोन की जो मुद्दत है उस टाइम में उसने लोन को नहीं चुका पाया, उसकी किस्तें नहीं भर पाए, इंटरेस्ट वगैरह नहीं टाइम पे आया, तो उसको फिर उसके एसेट्स वगैरह बेच के हम वो रिकवर करेंगे। बैंक्स के पास ये था कि वो फिर जैसे हमें पता ही है कि अगर जेके बैंक का कोई लोन नहीं चुकाता है या कोई भी बैंक हो अगर उसका लोन नहीं चुकाता है तो वो फिर उसके जो प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज में रखी हुई चीज़ें हैं, वो उसको नीलाम करके या बेच के वो फिर वो मतलब लोन जो है, लोन का पैसा रिकवर करती है। तो इसके लिए ये सारफेस या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो थे, इनमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे, जैसे कि जिसका कि फ़ायदा जो डिफ़ॉल्टर्स थे वो उठाते थे और वो टाइम पे फिर लोन नहीं चुकाते थे। तो इसीलिए इन सब को ख़त्म करने के लिए, लूप होल्स को एक तरीके से वाइप आउट करने के लिए एक कॉमन बिल बनाई गई थी, जिसका कि नाम दिया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये सारे जो है वो इसी में चले गए, यानी कि ये मर्ज हो गए इसके साथ, अब ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा सा इस IBC का पहले ये देखते बैकग्राउंड देखते। जैसे कि हमने कहा कि जब कोई डिफ़ॉल्ट करता है बैंक्स के लोन्स पे, NPA अगर किसी का होता है, तो वो जो है वो फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो उसके साथ एप्लीकेशन फाइल करता है, और उसके बाद जो ये NCLT है वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है, जिनको कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो क्योंकि पता है हमें कि अगर किसी कंपनी ने सपोज अगर कोई कंपनी है, सपोज मान लो XYZ एक कंपनी है, तो वो एक से तो लोन लेके अपने कंपनी को नहीं चला रही होगी। जैसे माल्या के ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज का लोन था, इसी तरीके से इसने काफ़ी सारी कंपनीज का लोन लिया होगा, जैसे SBI से लिया, PNB से लिया, JK बैंक से लिया, काफ़ी सारी कंपनी से लिया। तो ये सारे मिल के एक क्रेडिटर्स कमेटी बनाते हैं, और उसके बाद वो क्रेडिटर्स कमेटी जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम जो है हम क्या फ़ैसला लें। हम इस लिक्विडेट करके जो है इसके एसेट्स को लिक्विडेट करके ये लोन वगैरह रिकवर करें, या फिर कोई और दूसरा रास्ता देखें। जैसे कभी हालात ख़राब होते हैं, इकोनॉमिक हालात ख़राब होते हैं, तो उस टाइम पे what they do is they basically tell the company that if your economic circumstances are if you have been if NPAs have been recurring because of the weak economic conditions, then or
because the growth was not adequate at that particular point of time, demand was not adequate, then what they can do is they can give further loan to that particular company and help them to recuperate. ये एक और कंडीशन है, ये एक और तरीका है जो कि जिसके थ्रू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो मीट कर सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को। लेकिन अगर अब हालात ये आ जाते हैं कि अब एक लूप होल था इसमें, मतलब लूप होल ये था कि कभी कभार देखो इसमें एक प्रोविजन है जहाँ पर ये कहा जाता है कि जब हम लिक्विडेट करेंगे, जो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर सपोज आपने XYZ कंपनी जो है अब इस कंपनी का जो है आप इसको लिक्विडेट कर, इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स वगैरह, उसको लिक्विडेट करके आप एनपीएस को फुलफिल कर रहे हो, तो इसमें एक प्रोविजन था कि जो कंपनी का ओनर है, राइट, अगर सपोज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, सो आई वुड बिड फर्स्ट फॉर इट्स, मतलब मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी अगर मैं पैसे दे के इस कंपनी को फिर से खरीदता हूँ, अपनी कंपनी को फिर से खरीदता हूँ, तो आई विल बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसका काफ़ी सारे लोग जो है वो फ़ायदा उठाते थे, वो बैंक से लोन लेके बाकी चीज़ों में डाइवेस्ट करते थे और फिर उसके बाद जब कंपनी खरीदने की बारी आती थी वो पहले आ जाते थे। अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है उसमें यही कहा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स है, काफ़ी सारे पर्सन्स है जिनको कि इस कैटेगरी से डिस्क्वालीफाई किया गया है, यानी कि वो जो है वो फर्स्ट बिडर नहीं बनेंगे, या वो पहली बिडिंग नहीं करेंगे, या वो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, या उनको बिडिंग में रेजोल्यूशन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। तो वो जो है वो कौन कौन से, एक तो विलफुल डिफॉल्टर्स है, 9 तरीके के लोग हैं, 9 टाइप्स ऑफ 9 people or 9 persons basically have been disqualified from becoming the resolution applicant, and they include the willful defaulters जिनको कि डिस्क्वालीफाई किया गया है, मतलब who have been willfully defaulting, यानी कि पैसे होते हैं उनके पास लेकिन वो डेलिबरेटली नहीं देते हैं, ठीक है जी। और दूसरा वो जो कि डिस्क्वालीफाई किए गए हैं एज टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, राइट। और उसके बाद ये भी मतलब ये तो दो है, और भी बाकी तरीके के काफ़ी तरीके के लोग हैं जिनको कि डिस्क्वालीफाई किया गया है टू बिकम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया सेक्शन लाया गया है जिसमें कि पनिशमेंट का प्रोविज़न होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा मतलब देयर हैव बीन प्रोविजंस व्हिच हैव बीन मेड इनटू इट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इन insolvency and bankruptcy code. The government is bringing this amendment particularly in order to prevent the misuse of the insolvency and bankruptcy code. And जो IBC है वो न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिक्विडेशन के तौर पे मतलब आएगा, बल्कि इसके अलावा भी यहाँ पर जो ये हम नए सेक्शन ऑफ पनिशमेंट की बात कर रहे थे वहाँ पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है इन ऑर्डर टू एनफोर्स द बैंक्रप्सी कोड, राइट। बल्कि यहाँ पर हमने कहा कि ये सिर्फ न सिर्फ लिक्विडेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सर्व करता है, बल्कि इट इज़ देयर टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। अब इसमें लिमिटेशन जो है वो ये है कि अगर कोई कंपनी जो है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नुकसान हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी अभी जो कंपनीज डीमोनेटाइजेशन की वजह से जिनको काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब और इसी तरीके से 2008 में जो रिसेशन हुआ, या 2010 में फिर से जो एक तरीके से जो लो ग्रोथ रेट थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ा, जैसे स्टील कंपनीज। तो ये यही कह रहे हैं कि जो स्टील कंपनीज उस टाइम की थी, दे वर होपफुल कि वो इस IBC कोड से फ़ायदा उठा के अपना जो उनकी डेट्स वगैरह उसको थोड़ा सा वो मतलब जो भी इसमें प्रोविजंस है उनसे वो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इनको भी जो है इनएलिजिबल करार दिया गया है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या इकोनॉमिक जो शॉक्स हुए थे उस टाइम पे उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे, ये उनको भी एक तरीके से इसी कैटेगरी में खड़ा कर रहा है। तो ये जो मतलब ये चीज़ है, ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जेन्युइन जो लोग हैं वो मतलब कुछ चीज़ें देखनी होती है कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से तो नहीं है, या उनकी कंपनी के कंट्रोल में थी फैक्टर्स या नहीं थे फैक्टर्स, तो ये सारे जो है ये इनके एक तरीके से ये एक लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर एक्ट का, ठीक है जी। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है विच इज़ रिलेटेड विद द इंडिया चाइना रिलेशंस, राइट। So now let's talk about the other article, which is about the smart balancing by China. The article's title is that smart balancing by China. तो ये आर्टिकल जो है इट्स अबाउट, एज वी ऑलरेडी सेड, दैट इंडो चाइना जो रिलेशंस है दे आर इन द लाइमलाइट, क्योंकि रिसेंटली एक हमने बहुत डिस्कस किया है इसके बारे में। क्वाड जो है एक कोऑर्डिनेटर मीटिंग हुई बिटवीन, या कोऑर्डिनेटर ग्रुप जो है ये
इसका रिवाइवल हुआ बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो इसको एशियन नेटो भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो बीन नो टाउटेड एज बीइंग एशियन नेटो, और भी काफ़ी सारे टर्म्स इसको अप्लाई की गई है। तो इसने इंडिया चाइना की जो राइवलरी है इसको एक तरीके से फिर से लाइमलाइट में लाया है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उन्होंने अपनी 19th कांग्रेस में इस बात को असर्ट किया कि हम कोई भी चैलेंज, जो ये क्वाड या कोई और ग्रुपिंग जो है जिसकी वजह से जो चाइना का जो मतलब चाइना जो है वो दुनिया में अपनी डोमिनेशन को बरकरार रखना चाहता है, चाहे वो मिलिट्रीली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो। इकोनॉमिकली तो उन्होंने काफ़ी एक तरीके से डोमिनेशन अभी की हुई है इन एशियन अफ्रीकन मार्केट्स, इवन इन अमेरिका। तो अब वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली भी डोमिनेट करें, और इसी के चलते अभी रिसेंटली जो हमने देखा है कि जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें भी चाइना का जो है वो रोल पाया गया इन जिम्बाब्वे, जो वहाँ पे कूप हुआ रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट का। तो अब अभी ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया को खतरा है चाइना से, वो अभी 3 फ्रंट्स में है। कहाँ कहाँ पे है? पहला, जो चाइना है, उन्होंने एक रिवाइजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर रखी है, जिसके अंडर वो काफ़ी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और काफ़ी एरियाज़ को जो कि हिथर टू अनऑक्यूपाइड है उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी में उन्होंने काफ़ी एक तरीके से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, रिसेंटली इंडिया के साथ उनका डोकलम का एक कंट्रोवर्सी हुआ। तो इसके चलते जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है, तो इंडिया को ये खतरा है कि वो कहीं जो अपनी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उनकी बॉर्डर एक्सपेंशन करने की पॉलिसी है, तो उसके चलते वो कहीं हमारा भी एरिया कोई हड़प न ले। दूसरा जो है वो मतलब ट्रेडिशनली जो साउथ मतलब जो साउथ एशियन रीजन था, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल, भूटान, इन इलाकों में इंडिया का जो है काफ़ी मतलब एक तरीके से डोमिनेशन रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पर भी जो है अब चाइना जो है वो एंटर कर रहा है, क्योंकि चाइना से काफ़ी सारे कंट्रीज़ को लोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग है। तो जैसे श्रीलंका को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से भूटान को भी पड़ता है, म्यांमार को पड़ता है, या बांग्लादेश को पड़ता है। तो वो उनको इजीली एक्सेस जो है चाइना से वो लोन वगैरह मिलता है, या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है वो उनको वहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इंडिया को खतरा है, क्योंकि चाइना जो ट्रेडिशनली एक तरीके से फोटे था इंडिया का, वहाँ पर अब चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो तीसरा जो एरिया है या इशू जो है वो है चाइना और पाकिस्तान का जो मिलिट्री अलायंस है, उससे तो सबसे बड़ा खतरा है इंडिया को, क्योंकि दोनों का जो है एक ही मकसद है, वो इंडिया मतलब एक तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक करना। तो दोनों का एक ही मकसद है। तो जब उनकी मिलिट्री अलायंस है, उससे भी इंडिया को जो है वो काफ़ी खतरा है। अब अगली बात जो है वो है कि व्हाट इज़ इंडिया डूइंग इन ऑर्डर टू काउंटर, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडियाज़ रिस्पॉन्स एज फार एज काउंटरिंग चाइना इज़ कंसर्न्ड। तो इंडिया जो है, इंडिया ने काफ़ी सारे, जैसे अभी देखा गया है कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ काफ़ी क्लोज जा रहा है, यूएस के थ्रू वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ इस आर्टिकल में यही कहा गया है, जो क्वाड फॉर्मेशन है या कोई भी और ग्रुपिंग है जिसके थ्रू आप चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक तरीके से फ्रूटफुल नहीं होगी। ये फ्रूटफुल क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाइना और यूएस का जो यूएस है, यूएस मोस्ट ऑफ द टाइम बायलैटरल, अभी के जो उनका स्टांस है वो बायलैटरल रिलेशंस पे ही, या जो उनको बेनिफिट देगा वो उन्हीं के साथ ट्रेड करेगी। जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो चाइना गए, और वहाँ पर उन्होंने उन्हीं का राग अलापा, यानी कि वो उन्हीं की बोली बोलने लगे। तो यूएस जो है, यूएस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता है एज फार एज काउंटरिंग चाइना इज़ कंसर्न। फर्दर, जैसे यूएस जो है, यूएस का जापान के साथ ज़्यादा एक क्लोज रिलेशनशिप है, तो अगर चाइना जापान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो मे बी वो रिटेलिएट करे उसको लेके। लेकिन अगर वो इंडिया के साथ कोई मतलब ऐसी जो जो ये डेंजर्स है, इनमें से किसी को फर्दर हाइटन कर देता है, तो मे बी जो यूएस है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि यूएस का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं मिल रहा है। अगर बॉर्डर किसी कंट्री का मिल रहा है तो वो इंडिया का मिल रहा है।
तो फर्दर वो कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रेड के बेसिस पे चाइना को डिफीट करेंगे। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि चाइना का जो जीडीपी है इट्स ट्रिपल एज फार एज इंडिया जीडीपी इज़ कंसर्न। फर्दर जो उनके ट्रेड रूट्स है या जो उनका ट्रेड एक तरीके से फैला हुआ है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। अराउंड 190 कंट्रीज़ में के साथ उनका ट्रेड रिलेशन अभी चल रहा है और अच्छी लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना जो है वो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल स्फीयर पे। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजीज काउंटर करने के लिए जो है ऑथर के हिसाब से ये ठीक नहीं रहेंगी। तो जो तीन वेज जो है इंडिया के लिए जो काउंटर करने के लिए है चाइना को, तो पहले तो हमने कहा कि उनको यूएसए के साथ अभी जो अलायंस है वो बना रहे हैं ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। दूसरा वो हमने कहा कि वो जो लोन ले रही हैं कंट्रीज़ चाइना से, आप उनको लोन दे दो, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि चाइना के पास जो पैसों का मामला है, चाइना की जेबें भरी हुई हैं, चाइना के पास काफ़ी सारा पैसा है, तो वो वहाँ पे भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते। उसके अलावा जो इंडिया और चाइना के बीच की जो 70 बिलियन का ट्रेड है उसको भी एक बार्गेनिंग टूल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो कंपैरिजन अगर ट्रेड का किया जाए विद अदर कंट्रीज़, तो इंडिया का काफ़ी कम ट्रेड है विद चाइना, और जिससे आप ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते हो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो अब कैसे काम करना है चाइना को, तो इंडिया को स्मार्ट बैलेंसिंग करनी है, यानी कि एक्सट्रीम्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। ना तो आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में एंटर कर सकते हो चाइना के साथ, और ना ही उनकी डोमिनेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आपने एक ऐसा पोजीशन लेनी है जहाँ पर कि कोऑपरेशन कर सकते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हो, टेररिज्म के साथ कर सकते हो, प्राइवेसी को डील करने के साथ कर सकते हो, तो आप उन इश्यूज़ पे आप कोऑपरेट करो। लेकिन जहाँ पर नहीं कोऑपरेट किया जा सकता, जैसे मिलिट्री एम्पावरमेंट, वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी मिलिट्री को साथ ही साथ एम्पावर करो, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को आप बढ़ा दो। इसके अलावा जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान की अलायंस का सवाल है, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मतलब इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद जो चाइना है उनकी काफ़ी स्टेक्स है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बीआरआई हो, चाहे वो चाइना के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका भी काफ़ी एक हाई इशू है। तो हाई स्टेक्स है चाइना की पाकिस्तान में, और एक पोजीशन के बाद वो जो भी वहाँ पे टेररिज्म के कैंप्स उगल रहे, मतलब एक तरीके से बन रहे हैं या फल फूल रहे हैं, तो वो उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो आर्टिकल में यही कहा गया है कि आपको स्मार्ट पोजीशन लेनी, आपको एक्सट्रीम्स नहीं लेने हैं अगर आपने काउंटर करना है चाइना को। यू हैव टू कोऑपरेट ऑन सर्टेन इश्यूज एंड यू हैव टू डेवलप योर कैपेबिलिटीज एट द सेम टाइम, राइट। तो ये इस आर्टिकल का मकसद। दूसरा आर्टिकल जो है वो है अबाउट द ग्राफिकल इंडिकेटर्स। पहले हम इसमें से हटा देते हैं। इट इज़ अबाउट द सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर का जो टैग होता है वो एक इंडिकेशन होती है, जैसे किसी रीजन में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, या कोई जो कंपनी है या कोई एरिया जो है किसी स्पेशल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए फिर उन्हें जीआई टैग्स दिए जाते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग्स, ताकि ये उसी एरिया से एसोसिएटेड हो। जैसे कि हमें मतलब सेलोन में चाय बनती है, श्रीलंका में चाय बनती है, तो उन्होंने उसके लिए एक टैग ऑब्टेन किया है, ताकि कोई और जो है, अगर सपोज सेलोन में या श्रीलंका में न बन के कहीं और बने, सपोज बांग्लादेश में बने, तो वो सेलोन टी का टैग जो है वो ना यूज़ करें। इसी तरीके से दार्जिलिंग टी जो है, अगर दार्जिलिंग में बनती है, फाइनेस्ट क्वालिटी टी बनती है, तो ये टैग जो है ये उन्हीं को मिले। तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स विच हैव गॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो इसको लेके अभी क्या कंट्रोवर्सी है, इसको लेके ये है कि कुछ ट्राइब्स जो है या कुछ एरियाज जो है उनको डॉक्यूमेंट्स उनके ज़रूरी बनाना है, क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ये रजिस्टर नहीं होगा एज ए पेटेंट राइट, एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें एक कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली हुई है कि रसोगोला जो है वो ट्रेडिशनली वी नो इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद बंगाल, लेकिन उड़ीसा ने क्लेम किया था कि ये हमारे यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। तो फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, तो ये जो जीआई का टैग है ये वेस्ट बंगाल को ही मिला। इसी तरीके से जो दिमसा ट्राइब है वो एक राइस वाइन प्रोड्यूस करती है असम की, जो
जुडीमा, तो उनके लिए वो जी टैग मांग रहे थे, यानी कि वो जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मांग रहे थे, बट दे नेवर हैड द पेपर्स। असम उनके पास पेपर्स नहीं थे, तो वो फिर उनको नहीं मिला। इसी तरीके से यूएसए में एक कंपनी थी जिन्होंने टर्मरिक को यूज़ किया था, दे वांटेड इट टू बी यूज्ड यू नो फॉर दे मतलब वो उसके लिए जीआई टैग ऑब्टेन करना चाहते थे। बट यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट जो है एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने संस्कृत के डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट करके फिर भेजा वहाँ पे, तो फिर वो जीआई टैग जो है वो इंडिया को ही मिला। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को यू वांट इट टू बी एसोसिएटेड विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यू नीड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको वो कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही वो ऑब्टेन कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज डिस्कशन एंड डू स्प्रेड अ वर्ड अबाउट आवर इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच।